परीक्षा दृष्टि में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मार्गदर्शन परीक्षा दृष्टि में आपके बीच में आज हम उपस्थित हैं प्रकाशिकी के एक विशेष घटना कहें, प्रकाश से में होने वाली घटना, प्रकाश के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली घटना, प्रकाश के अपवर्तन के साथ। सबसे पहले हम समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, वर्तन बदलने पर, माध्यम बदलने पर प्रकाश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होगा, इसे हमें समझना है। हम जानते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है और तरंग के अंग होते हैं तरंग दैर्घ्य या तरंग लंबाई, जिसे हम कहते हैं लैम्डा। तरंग का वेग, v से, और प्रकाश की बात अगर की जाए तो उसके लिए c से सूचित करते हैं। आवृत्ति, आवृत्ति को न्यू से भी सूचित करते हैं, n से सूचित करते हैं, f से सूचित करते हैं, n से भी सूचित करते हैं आवृत्ति को, f से भी सूचित करते हैं, न्यू से भी सूचित करते हैं। आयाम, ए से एम्पलीट्यूड, तीव्रता, इंटेंसिटी, आई से। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो इनमें से क्या क्या बदलेगा और क्या क्या नहीं बदलेगा, पहले इसको हम समझते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, तरंग वेग बदल जाता है, आयाम बदल जाता है, तीव्रता बदल जाती है। नहीं बदलता है, ध्यान रखना है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो तरंग वेग, जिसे तरंग दायरे भी कहते हैं, तरंग दायरे, तरंग लंबाई भी कहते हैं, लैम्डा से सूचित करते हैं, तरंग वेग, आयाम, तीव्रता, ये सारे जो है सो बदल जाते हैं। परिवर्तन नहीं होता है आवृत्ति में, आवर्तकाल। अब आइए यहाँ पर तरंग वेग में जब परिवर्तन होगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा और प्रवेश करने के बाद उसके वेग में परिवर्तन होगा तो मार्ग में बदलाव होता है। वेग में परिवर्तन के कारण, वेग में परिवर्तन के कारण मार्ग में बदलाव, भटकाव, मार्ग में बदलाव, इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन का अर्थ होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की किरण जो है उसके मार्ग में जो भटकाव है, ये भटकाव क्यों? जब उसके माध्यम बदलते हो, माध्यम बदलते हो तो क्यों? जब, क्योंकि उसका वेग बदल जाता है। इसे हमें ध्यान में रखना है। c वैरीज करता है लैम्डा। तरंग वेग जो होता है तरंग लंबाई के सीधे समानुपाती होता है, यानी वेग है। तो प्रकाश का जो वेग है तरंग लंबाई के समानुपाती होगा। इस वैरीज का चिन्ह जब हम तोड़ेंगे तो यह एक कांस्टेंट लेगा, ये जो कांस्टेंट लेता है यही कांस्टेंट होता है आवृत्ति। तो अभी हमने कहा था कि आवृत्ति बदलता नहीं, क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि ये कांस्टेंट है। बदलेगा क्या? c बदलेगा, लैम्डा बदलेगा। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके मार्ग में जो बदलाव आता है, मार्ग में जो परिवर्तन आता है, मुड़ाव आता है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ऊपर माध्यम विरल है, नीचे माध्यम सघन है। प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, आना चाहिए था ऐसे, इधर मुड़ गई है, इस घटना को हम कहेंगे प्रकाश का। यदि सघन से विरल में जाती तो इस प्रकार से ये ऐसे आती है, इस तरीके से चली जाती है। अब सवाल उठता है जो ये वेग में जो परिवर्तन होता है, सपोज करिए कि अगर किसी माध्यम में, इस माध्यम में जो इसका वेग है c1, इस माध्यम में है, वेग में परिवर्तन हुआ, परिवर्तित वेग है c2। इस वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन
एक शब्द ध्यान में हमको रखना है, एक नया टर्म आता है अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस नाम में ही स्पष्ट है अपवर्तनांक, अपवर्तन जिस अंक के गुणनफल यानी जिस अंक का योगदान पहले अपवर्तन में होता है। अब इसकी परिभाषा हम किस रूप में देते हैं? अपवर्तनांक प्रकाश के वेग का अनुपात है। प्रकाश का वेग विरल माध्यम प्रकाश का वेग जहां पर निर्वात है, कुछ भी नहीं, वहां जितना है उसको हम लोग सूचित करेंगे C0 से। C0 कहने का सेंस है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, शून्य में प्रकाश का वेग। और Cm कहने का सेंस है किसी माध्यम का, वो एयर हो, ग्लास हो, तेल हो, कोई भी माध्यम जो दूसरा हम लेते हैं उस माध्यम में प्रकाश के वेग को हम Cm से सूचित करते हैं। C0 यानी निर्वात में प्रकाश का वेग और किसी माध्यम में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग और किसी माध्यम में प्रकाश का वेग का अनुपात उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। माध्यम में प्रकाश का वेग, हमसे अगर ये पूछा जाए अपवर्तनांक क्या है, तो अपवर्तनांक प्रकाश के वेग का अनुपात है। कैसा अनुपात है? तो निर्वात में प्रकाश का वेग और जो माध्यम दिया हुआ है उस माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। यहाँ फिर से एक बार हमें ध्यान में रखना है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो क्या क्या बदलेगा और अपवर्तनांक क्या है। अपवर्तनांक को हम दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहले ध्यान में रखेंगे अपवर्तनांक, चूंकि यह प्रकाश के वेग का ही अनुपात है, शून्य में प्रकाश का वेग और किसी माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात है, समान भौतिक राशि का अनुपात है, इसके लिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रकहीन होता है। ध्यान में रखना है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, अपवर्तनांक एक संख्या है, अंक। दूसरा ध्यान में रखना है कि अपवर्तनांक बीमाहीन है, मात्रकहीन है, बीमाहीन है। वर्गीकरण और इसे प्रायः म्यू से या एन से सूचित करते हैं, म्यू या एन से सूचित करते हैं। वर्गीकरण इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक में हम क्या करते हैं, जैसे अगर हमसे पूछा जाए म्यू एम, तो इसको हम कहेंगे C0/C। म्यू एम, एम फॉर मीडियम, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष या निर्वात, वायु करें निर्वात करें, निर्वात के सापेक्ष होता है। अर्थात वायु में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग और जिस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना हो उस माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे अगर कहीं लिखा होगा, एग्जाम्पल में अगर सपोज करें कि लिखा है म्यू जी फॉर ग्लास, इसका अर्थ हो जाएगा C0/C। अब वही सापेक्ष अपवर्तनांक को जैसे देखिए अगर यहाँ लिखा हुआ है G/μW, जी फॉर ग्लास, W फॉर वाटर, तो G/μW, इसका अर्थ होता है जो हमारा बाईं ओर है इसके सापेक्ष जो दाईं ओर है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं μGW, या ऐसे भी लिखते हैं G/μW। ज्यादा प्रचलन ये है और ये, इसका अर्थ होता है, फिर से ध्यान में रखें, जो बाईं ओर है इसके सापेक्ष
जो दाई ओर है उसका जो है सो अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो ये हमारा हो जाता है सी जी, जिसके सापेक्ष है सी जी बटे सी डब्ल्यू। दूसरे शब्दों में अगर हम सी जीरो से हम भाग देते हैं सी जी सी जीरो सी डब्ल्यू सी जीरो, तो सी जीरो बाई सी जी क्या हो जाता है हमारा म्यू जी। और वहाँ है उल्टा सी जी बाई सी जीरो, तो हमारा क्या होगा 1 बटे म्यू जी। ये क्या होगा 1 बटे म्यू डब्ल्यू, ऊपर चला जाएगा म्यू डब्ल्यू बटे म्यू जी। अर्थात ध्यान में रखना है जी म्यू डब्ल्यू का अर्थ हो जाएगा म्यू डब्ल्यू वाटर का अपवर्तनांक बटे ग्लास का अपवर्तनांक। ध्यान में रखना है जी म्यू डब्ल्यू का मतलब क्या होगा और सापेक्ष अपवर्तनांक का हो गया। अगर आपका निर्वात के सापेक्ष अगर है तो उसको कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, और अगर निर्वात के अलावे किसी दूसरे के सापेक्ष जब अपवर्तनांक हो तो उसको हम लोग कहते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। बहुत ध्यान से हमें इसको समझ लेना है। 1 म्यू 2 को ही हम लिखते हैं म्यू 12, 1 म्यू 2 और इतना बराबर हमारा क्या होगा, किसकी बात थी 1 के सापेक्ष होगी, तो C1 बाई C2 या म्यू 2 बाई म्यू 1, या इसको एक चीज और ध्यान में रखना है लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। ध्यान में रखना है हमारा ये फॉर्मूला। अगर अब हमसे ये पूछा जाता कि 1 म्यू 2 गुणित 2 म्यू 1 क्या होगा, तो 1 म्यू 2 को हम लिख सकते हैं C1 बाई C2, इसको क्या लिख सकते हैं C2 बाई C1, कट गया, इसलिए हम लिख सकते हैं 1 म्यू 2 बराबर 1 बटे 2 म्यू 1। अब एक माध्यम के का अपवर्तनांक अगर दिया है और दूसरा माध्यम का भी अपवर्तनांक दिया हुआ हो, और अब उसके बाद यदि हमसे यह पूछता हो कि एक माध्यम की तुलना में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करें, जैसे म्यू जी होता है सपोज करिए कि म्यू जी बराबर है 2 बटा 3, म्यू डब्ल्यू बराबर है 4/3। म्यू जी यानी ग्लास का अपवर्तनांक है 2 बटे म्यू जी 3/2 और म्यू डब्ल्यू है 4/3। और यदि पूछा गया हमसे कि अब ग्लास के सापेक्ष कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तन, कांच के सापेक्ष पानी का जिसके सापेक्ष किया जाए, आप ऐसे लिखिए जी म्यू डब्ल्यू, तो किसके सापेक्ष कह रहा है कांच के सापेक्ष पानी का, जिसका पूछता है उसको आप ऊपर रखें म्यू डब्ल्यू बाई म्यू जी। म्यू डब्ल्यू हो जाएगा हमारा 4/3 और ये 3/2 8/9। तो इस तरीके से अगर ठीक इसके पलट करके अगर हमसे ये पूछा जाता कि डब्ल्यू म्यू जी क्या होगा, तो उलट जाएगा। डब्ल्यू म्यू जी हो जाता हमारा म्यू जी बटे म्यू डब्ल्यू, देखिए 9/8। ये था हमारा अपवर्तनांक का कि अपवर्तनांक क्या होता है। फिर से एक बार ध्यान में हमको रखना है, अपवर्तनांक अनुपात है, किसका अनुपात है, प्रकाश के वेग का अनुपात है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। अब वेग में जो ये परिवर्तन होता है उसका जो रेशियो होता है इसको हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक मात्रकहीन है, बीमाहीन है, इसे म्यू से सूचित करते हैं। और 1 म्यू 2 का अभिप्राय हो जाएगा म्यू 2 म्यू 1 C1 C2 लैम्डा 1 लैम्डा 2। म्यू अपवर्तनांक माध्यम 2 का अपवर्तनांक, म्यू 1 माध्यम 1 का अपवर्तनांक, C1 प्रथम माध्यम में प्रकाश का वेग, C2 दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग, लैम्डा 1 प्रकाश की तरंग लंबाई, लैम्डा 2
दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंग लंबाई, पहले माध्यम में प्रकाश की तरंग लंबाई, दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंग लंबाई। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम, प्रकाश का अपवर्तन का नियम। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम। पहला नियम कहता है ये आपतित किरण है, जाना ऐसे चाहिए, ये ऐसे आ गई है। ये किरण को हम कहते हैं आपतित किरण, आग करके पड़ने वाली किरण, इंसिडेंट रे। और ये किरण जो दिखाई दे रहा है ये कहलाती है अपवर्तित किरण। और ये आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। अभिलंब आपतन बिंदु किसको कहेंगे? अभिलंब को हम लोग नॉर्मल कहेंगे। आपतन बिंदु ये है जिस बिंदु पर यानी, और ये जो लाइन खींचा दिखाई दे रहा है ये दो माध्यम को अलग करने वाली रेखा है। एक माध्यम ऊपर है, माध्यम फर्स्ट, माध्यम माध्यम एक से प्रकाश की किरण आ रही है, माध्यम दो में प्रवेश कर रही है। माध्यम एक और माध्यम दो को सेपरेट करने वाली रेखा ये है, सेपरेट करने वाला तल। अब इस जगह और जो सेपरेटिंग सरफेस है उसकी जिस पॉइंट पर आपतित किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु और अपवर्तन बिंदु दोनों एक ही है। इधर से आया इधर, ये मार्ग बदल लिया। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। और ये जो आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है, सॉरी अभिलंब के बीच का जो कोण होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है उसको आपतन कोण कहेंगे। आप इसको ध्यान में रखना है, आपतन कोण सूचित करेंगे हम आई से, इसको सूचित करेंगे आर से, और ये किसका कोण है? अपवर्तन कोण। ध्यान में रखना है प्रकाश के परावर्तन में आग परावर्तन कोण को बताता है, लेकिन जब हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो आग जो है वह अपवर्तन कोण का द्योतक होता है, और अपवर्तन कोण होता है अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का। अब पहला नियम कहता है प्रकाश के अपवर्तन का, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों को देख ले। यहाँ ये जो तल दिखाई दे रहा है उसी तल पर स्थित है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम। दूसरा नियम जो इसका है रूल 2, वह कहता है आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन, साइन आई। अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर। साइन आई और साइन आर का जो मान होता है वह कांस्टेंट होता है। कैसा कांस्टेंट है वो? नियतांक, वही जिसको हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा, अभी जिस पीछे पढ़ा कि वह अपवर्तनांक होता है। साइन आई बाई साइन आर जो होता है वह अपवर्तनांक होता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, कैसा? ये स्नेल का नियम है, स्नेल साहब ने दिया था, इसलिए इसको कहते हैं स्नेल्स लॉ। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या किन्हीं दो माध्यमों के लिए नियत होती है। इस नियतांक जो प्राप्त होता है इसको अपवर्तनांक कहते हैं। हम अभी आई इसको यानी आने वाला जो जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही है उसको प्रथम माध्यम मानेंगे, जिस माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है उसको दूसरा माध्यम मानेंगे। तो इसको थोड़ा सा समझेंगे। साइन आई बाई साइन आर बराबर होगा μ2 बटे μ1, बराबर हम लिख सकते हैं C1 बटे C2, बराबर लिख सकते हैं λ1 बटे λ2। अब साइन आई बाई साइन आर ध्यान में रखना, हमने जैसा जिक्र किया कि आई कहने का आई है उस माध्यम का, लिखा हुआ भी माध्यम 1 माध्यम 2, और प्रायः यह ध्यान में रखना है
1 इस्तेमाल करेंगे उस माध्यम के लिए जिस माध्यम से प्रकाश की किरण ने चलना आरंभ किया। 2 इस्तेमाल करेंगे उस माध्यम के लिए जिस माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं साइन आई बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, साइन आई बाई साइन आर बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। अब जरा सा सोचें, हमने जैसा कि जिक्र किया कि प्रकाश का वेग माध्यम बदलने से बदलता है। कैसे बदलेगा? जैसे जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ही अधिक होगा, वैल्यू ऑफ म्यू का वैल्यू जितना अधिक होगा, अधिक म्यू अधिक वेग कम, म्यू अधिक ध्यान में रखना है, वेग कम। तो इसका ऐसे भी कह सकते हैं कि म्यू जो है, सी जो है वह व्यक्त क्रमानुपाती है। किसके? म्यू के। माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा ही होगा, जितना ज्यादा होगा। सपोज करें कि माध्यम है जिसका अपवर्तनांक है 3, एक माध्यम है जिसका अपवर्तनांक है 2.5। अगर हमसे ये पूछा जाता कि माध्यम 1 में प्रकाश का वेग अधिक होगा कि माध्यम 2 में प्रकाश का वेग अधिक होगा, तो उत्तर हमें देना है जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम है। अर्थात μ2 दिखाई दे रहा है, इसका अपवर्तनांक 2.5 है, तो इसमें प्रकाश का वेग कम है। तो ध्यान में रखना है हमको ये रिलेशन। सी वैरीज करता है लैम्डा के, ई वैरीज करता है 1/μ के। अर्थात तरंग लंबाई के समानुपाती परंतु अपवर्तनांक के व्यक्त कर्मानुपाती होता है। तो प्रकाश के जो अपवर्तन की क्रिया है वह निर्भर करेगा किसके? वो निर्भर करेगा अपवर्तनांक के मान के ऊपर, कितना बदलेगा वेग। इसी को बताने के लिए अपवर्तनांक का इस्तेमाल होता है। ध्यान में रखना है। फिर से एक बार हम बता देते हैं, अपवर्तनांक जितना अधिक होगा वेग उतना उस माध्यम में कम होगा। जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है उसको कहते हैं डेंसर मीडियम, सघन माध्यम, और जिसका म्यू डी ग्रेटर देन म्यू आर, म्यू डी यानी म्यू सघन ग्रेटर देन म्यू विरल रेयरर, सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम की तुलना में अधिक होता है। स्वाभाविक है, सघन माध्यम में प्रकाश का वेग विरल माध्यम की तुलना में कम होता है। ध्यान में रखना है, सघन क्या होता है? घना घना, घने घने माध्यम की। विरल क्या होता है? दूर। तो जिस माध्यम में प्रकाश का वेग 2 अगर माध्यम है और जिस माध्यम में प्रकाश का वेग कम है उसे प्रकाशकीय विरल कहेंगे, और जिस माध्यम में अधिक है उसको प्रकाशकीय विरल कहेंगे, और जिस माध्यम में प्रकाश का वेग कम जाता है उसको प्रकाशकीय सघन कहेंगे। तो ये था हमारा प्रकाश का अपवर्तन के नियम थे। एक बार फिर से देख लेते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब एक ही तल में होते हैं। और स्नेल साहब ने कहा आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है, साइन आई बाई साइन आर बराबर कांस्टेंट। यही जो कांस्टेंट है उसको उन्होंने कहा कि 2 माध्यमों के लिए ये कांस्टेंट होता है, वह हमेशा नियत रहता है। जैसे पानी हो और कांच हो, तो पानी और कांच के लिए जो नियतांक होगा यानी साइन ए बाई साइन आर होगा वो नियत होगा। अब सवाल उठता ये है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो उसमें जो बदलाव आता है वो किस तरीके का होता है, बदलाव की प्रकृति क्या है। तो इसके लिए केस फर्स्ट देखिए। प्रकाश की किरण सघन से, यहां सपोज करें कि ये माध्यम है विरल माध्यम है और नीचे का माध्यम है सघन। तो स्वाभाविक है, देख लीजिए विरल माध्यम में जब सघन माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी तो होगा क्या, उसके वेलोसिटी में कमी आएगी। तो जो ही कमी आएगी ना अभिलंब की ओर मुड़ेगा। ध्यान में रखना है कमी, तो ये जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे ना जाके यह इस तरीके से, यानी यह आई है ये आर है। इसमें होगा क्या, आई ग्रेटर देन आर, प्रकाश का वेग घट जाएगा और आई जो होगा आपतन का कोण अपवर्तन के कोण से अधिक होगा। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से
विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, आपतन का कोण अधिक, अपवर्तन का कोण कम हो जाता है, अपवर्तन का कोण तुलनात्मक कम हो जाता है, वेग घट जाता है और इस कारण से अभिलंब की ओर हो जाता है। ठीक इसके विपरीत जाइए, जब प्रकाश की किरण के थ्रू क्या हो जाएगा, जब विरल से इसी से शुरू कर सकते थे हम, अगर एक दूसरा इंडिकेट करते हैं, यानी अब ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। तो इस पहला है ये केस कब है, विरल से सघन, विरल से सघन। केस 2 क्या हो जाता, सघन से विरल। तो जब सघन से विरल करते तब क्या हो जाता, आई छोटा हो जाता, यानी ऐसा हो जाता, यानी ये ऊपर का माध्यम सघन है, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये इसके वेलोसिटी में वृद्धि हो जाने के कारण क्या हुआ कि वह दूर हो गया। तो अभिलंब से दूर आई और ये है हमारा आर। तो ध्यान में रखना, आई छोट आर अधिक, कब, प्रकाश सघन से विरल में प्रवेश करे, आई और आर कब, जब प्रकाश विरल से सघन में प्रवेश करे। एक केस होगा, अगर प्रकाश का प्रवेश किसी कोण पे न होकर बिल्कुल लंबवत, क्या होगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लंबवत, अभिलंब के पैरेलल, अभिलंब पर कोइंसाइड करते हुए निकले, तब क्या होगा। तो होगा क्या, अब जरा सा सोच ले, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, इस पर अगर अभिलंब डालते तो इसी पर आता। तो यहाँ गौर करने वाली बात है कि आई का यानी एंगल आई कितना हो जाता, 0। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है, इस कोण को नहीं ले लेना है कि 90 डिग्री, वो पृष्ठ के साथ आपतित किरण का कोण है, और आपतन का कोण होता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। तो अभिलंब और आपतित किरण दोनों कोइंसाइड कर रहा है, तो जब प्रकाश की किरण अभिलंबवत आए तो आई बराबर हो जाएगा 0, आर भी हो जाता है 0। तो कि उसमें कोई बेंडिंग नहीं होता है, कोई मतलब प्रकाश की किरण में कोई भटकाव नहीं होता है, लेकिन वेग परिवर्तित होगा, इंटेंसिटी बदल जाएगी, वो सारी घटनाएं घटेगी, बस केवल एक काम नहीं होने वाला है, वो क्या है, राह में भटकाव नहीं होगा। अर्थात जब प्रकाश की किरण अभिलंबवत किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके मार्ग में कोई भटकाव नहीं होता है। ये था मोटा मोटी प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित नियम। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, ये था। प्रकाश के अपवर्तन के उपयोग से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के प्रयोग से हम पार्श्व विस्थापन निकालते हैं, एक वस्तु को किसी द्रव में डुबोया गया है तो उसकी आभासी गहराई कैसी होगी ये पता करते हैं, यानी अपरेंट डेप्थ, अपरेंट हाइट, उसके बाद हमने कहा पार्श्व विस्थापन, ये किसी स्लैब में किस प्रकार से परिवर्तन होगा, अगर एक वस्तु को स्लैब के उस ओर से और इस ओर से देखा जाए तो कितना निकट दिखाई देगा या कितना दूर दिखाई देगा, इन परिवर्तन यानी शिफ्टिंग ध्यान में रखना है। इसके अपवर्तन मतलब इससे हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के एप्लीकेशन से प्रकाश के अपवर्तन का अनुप्रयोग प्रकाश के अपवर्तन का अनुप्रयोग से हम लोग निकालते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, पार्श्व विस्थापन। पार्श्व विस्थापन, अपरेंट हाइट या अपरेंट डेप्थ, अपरेंट हाइट, अपरेंट डेप्थ मतलब आभासी, काल्पनिक, आभासी गहराई, आभासी ऊंचाई, आभासी ऊंचाई और शिफ्टिंग। इसके बारे में हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे।
एक टेबल हम आपके बीच में देते हैं जो प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है, माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वह कैसे होता है, कितना होता है, प्रमुख माध्यम के जो अपवर्तनांक है उसके टेबल के साथ उपस्थित है। लेकिन इतना ध्यान में रखना, अपवर्तनांक यूनिटलेस होता है, डायमेंशनलेस होता है, इसे प्रायः म्यू से सूचित करते हैं। अपवर्तनांक जितना ही अधिक होगा उतना ही उस माध्यम में प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा, और प्रायः किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, ध्यान में रखना है, निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू निरपेक्ष किसी माध्यम का हमेशा ग्रेटर इक्वल 1 होता है। 0 और 1 के बीच में नहीं, माइनस में नहीं, हमेशा ग्रेटर इक्वल 1 होता है। निर्वात का अपवर्तनांक 1 माना गया है, उसके बाद उसके सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक निकाला जाता है और वो हमेशा 1 से बड़ा, 1 के बराबर होगा। अब हम एक टेबल देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन में जो हमने कहा कि माध्यम का अपवर्तनांक, तो भिन्न भिन्न माध्यमों के अपवर्तनांक की सूची इस प्रकार है। अपवर्तनांक को निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो हमें देखना है। अपवर्तनांक होता है माध्यम का उस माध्यम की विद्युतशीलता और चुंबकशीलता के गुणनफल का वर्गमूल। बहुत ध्यान में रखना है, अपवर्तनांक ऐसे निकालते हैं, माध्यम की चुंबकशीलता ज्ञात हो, विद्युतशीलता ज्ञात हो, तो दोनों का गुणनफल लें और उसका वर्गमूल। और अब एक नजर ये प्रमुख पदार्थों के, प्रमुख माध्यम के अपवर्तनांक है, इसको एक नजर देख लें। बने रहे हमारे साथ, हम आपके बीच में अगले वीडियो में उपस्थित होंगे प्रकाश के अपवर्तन के अनुप्रयोग के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।